व्यू 360 में। पाकिस्तान में अवाम महंगाई से परेशान, मसले की वजूहात बैनुल-अक़वामी हैं या मकामी। चीनी का रेट देखिए, दाल देखिए और तनख्वाहें देखिए, आप मतलब कहाँ जाए हम लोग। खला की सयाहत सिर्फ अरबपति अफराद की अना की तस्कीन या इंसानियत की भलाई का जरिया। और कम्युनिटी गार्डन्स क्यों अहम हैं, जानिए सिंपली अमेरिका में। इसका मकसद एक ऐसी जगह फराहम करना था जहां कम्युनिटी को ऐसा लगे कि उसका खैर मकदम किया जा रहा है। कोविड की वबा ने दुनिया के कई मुल्कों में महंगाई में इजाफे को जन्म दिया है। हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां ये बोझ उठाना बस से बाहर होता जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। पाकिस्तान में आम शहरी इन दिनों महंगाई की लहर से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। एक तरफ तो खाने पीने की बहुत सी अशिया और तवानाई की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब आमदनी में कोई खातिर खा तब्दीली नहीं नज़र आ रही। हुकूमत कहती है कि यह मसला इस वक्त पूरी दुनिया को दरपेश है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इसकी कई मकामी वजूहात भी हैं। तो आज सबसे पहले इसी बारे में हमारी रिपोर्ट देखते हैं, जो कराची से लेकर आए हैं मोहम्मद साकिब। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करने वाली खवातीन महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा कर रही हैं। इन खवातीन का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने इनकी मुश्किलात कई गुना बढ़ा दी हैं। आए दिन महंगाई, आए दिन पेट्रोल पे जैसे कीमतें बढ़ जाती हैं और खुर्द और नोश की चीज़ें गरीब बंदा, मजदूर बंदा नहीं ख़रीद पाता। जहाँ 3 टाइम का खाना खाते थे वो वहाँ पर हम लोग 2 टाइम के खाने पे आके। कोरोना की सिचुएशन है, उससे हमारे काम बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए। फैक्ट्री वर्कर्स के पास बिल्कुल काम नहीं है, हमारे पास काम नहीं है। चीनी का रेट देखिए, दाल देखिए और तनख्वाहें देखिए, आप मतलब कहाँ जाए हम लोग। बिल्कुल दाल रोटी से भी हम लोग तो गए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल से महंगाई की शरह में नुमाया इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता साल जनवरी में मुल्क में उस बरस के दौरान अफरात ज़र की सबसे बुलंद शरह देखी गई, जबकि एक और मौके पर यह शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी। अगरचे इस शरह में किसी हद तक कमी तो देखी गई है, लेकिन तशवीश की बात यह है कि इसका असर ज़्यादातर रोज़मर्रा की बुनियादी अशियाए ज़रूरत पर है, जिनमें खुराक शामिल है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह बढ़ने की वजूहात हुकूमत की जानिब से महज बैरूनी अवामिल को करार दिया जाता रहा है, लेकिन माहिरीन मईशत का ख्याल है कि इसकी वजह हुकूमत की अपनी मुआशी और इंतज़ामी पॉलिसीज़ भी हैं, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई का सैलाब आया हुआ है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेड कंपोनेंट है इन्फ्लेशन का बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बेहतर हो सकती थी। लोकली एक्सपेंडिचर बढ़ाने से इकॉनमी ओवरहीटिंग की तरफ चली गई है, और इंटरनेशनली इन्फ्लेशन होने की वजह से, क्योंकि पहले कोविड की वजह से तमाम इकॉनमीज़ बंद थीं और अब जब वो खुलना शुरू हुई हैं उनमें ग्रोथ आ रही है, तो वहाँ से जो इन्फ्लेशन आ रही है वो भी पाकिस्तान में ज़रूर आ रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ग़िज़ाई अशिया की कीमतें महंगी होने की वजूहात में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ज़्यादा मुनाफे के लिए कारोबारों में गठ जोड़ को भी करार दिया जा रहा है, और फिर इसके लिए सूबाई और विफाकी हुकूमतों को जिम्मेदार करार दिया जाता है। जो भी हमारी फूड की वैल्यू चेन है या जो उसकी सप्लाई चेन्स हैं, उसके अंदर बहुत सी डिस्टॉर्शंस हैं। फार्मर से लेकर मार्केट तक बीच में बहुत से नोड्स हैं जहाँ पे लोग मार्केट मैनिपुलेशन करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं। आई थिंक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है कि वो उस किस्म की मार्केट मैनिपुलेशन से फाइनल कंज्यूमर की जान छुड़ाएं। महंगाई की इस बढ़ती हुई शरह की वजह से न सिर्फ खाने पीने की अशिया बल्कि तवानाई की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, और लोग अखराजात पूरे करने के लिए एक से ज़्यादा मुलाजमतें करने पर भी मजबूर हैं। जितना भी काम कर लो बेकार है। मैं समझो कि आजकल रोटी खाना मुश्किल हो गया इंसान का। मेरा बिजली का बिल यकीन करो 45,000 है। मैं हर महीने किश्त करवाती हूँ, भरती हूँ, किश्त करवाती हूँ, भरती हूँ, मेरा फिर भी नहीं पूरा पड़ता। हुकूमत का कहना है कि वो ऐसे इक़दामात कर रही है जिससे शहरियों पर महंगाई का बोझ कम से कम पड़े, और इसके लिए वो मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडीज़ दे रही है। गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि निचले तबके को हमारी तकलीफ़ ना हो इस टाइम पे जबकि चीज़ें महंगी हैं। माहिरीन मईशत ने खबरदार किया है कि मुल्क में आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है, और इसका सबसे ज़्यादा असर कम तरीन आमदनी वाले तबके पर पड़ेगा, जिसके लिए इन्हें मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ज़रूरी है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। और अब एक मुख्तलिफ मौजू।
یہ وہ راکٹ ہے جو تاریخ میں پہلی بار ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے عملے کو خلا میں لے کے گیا۔ ویسے تو خلا کے موضوع پہ بہت سی ٹی وی سیریز اور فلمیں بنی ہیں، مگر ایک روسی فلم ہدایت کار نے زمین پہ سیٹ لگانے کے بجائے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر 12 دن شوٹنگ کی اور 30 گھنٹے کی فوٹیج بنائی۔ گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں ہدایت کار کلیم شپینکو نے اس امید کا اظہار کیا کہ اگر فلم کامیاب ہو گئی تو اس مہنگے ٹرپ پر لگے ان کے پیسے تو پورے ہو جائیں گے، جبکہ اداکارہ یولیا پیرسلیٹ کا کہنا تھا کہ وہ واپس زمین پہ آتے ہوئے اداس تھیں۔ ہر لمحہ مجھ پر کچھ نیا آشکار ہوا اور آخری لمحے تک ایسا ہوتا رہا، اس لیے واپس آتے ہوئے میں اداس تھی۔ ہر لمحے اتنا کچھ نیا آپ دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھ سکتے۔ خلا کا سفر جو اب تک صرف خلابازوں اور سائنسدانوں تک محدود تھا اور جس کے بھاری اخراجات حکومتیں اٹھا رہی تھیں، اب اس پر عام لوگ بھی نکل رہے ہیں۔ اور عام لوگوں سے میری مراد میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایسے ارب پتی افراد ہیں جو خود سائنسدان نہیں ہیں مگر ان کے پاس بہت پیسہ ہے، جیسے امیزون کے مالک اور دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص امریکی بزنس مین جیف بیزوس، جو جولائی میں اپنے بھائی کے ساتھ بلو اوریجن راکٹ پہ خلا کو چھو کر آئے۔ پھر برطانوی ٹائکون سر رچرڈ برانسن نے بیزوس سے کچھ دن پہلے ہی یہ غیر معمولی سفر کیا، اور وہ بھی اپنی کمپنی ورجن گلیکٹک کے راکٹ پہ۔ اور ستمبر میں دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک، جن کی نظر مستقبل کی ٹیکنالوجیز پر رہتی ہے، ان کی کمپنی اسپیس ایکس نے تو تاریخ میں پہلی بار 4 سیاحوں کو خلا میں بھیجا۔ انسپریشن نامی اس 3 روزہ مشن میں کوئی ماہر موجود نہیں تھا، لیکن ان 4 مسافروں کی ٹیم کا لیڈر بھی ایک ارب پتی بزنس مین ہی تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیسا محسوس ہوا؟ او خدایا، میری توقعات بہت بلند تھی اور یہ میری توقع سے بھی ڈرامائی حد تک آگے تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ بہت مضحکہ خیز کام کیے ہیں، لیکن یہ تو واقعی انتہائی غیر معمولی تھا۔ یہ میری پوری زندگی کا سب سے یادگار تجربہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ انتہائی امیر لوگوں کی انا کی تسکین کے لیے، یا اس سے انسانیت کو کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ کیونکہ نہ صرف ان مشنز پر کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، بلکہ ایک تحقیق کے مطابق 90 منٹ کی ایک خلائی پرواز فضا میں اتنی آلودگی خارج کرتی ہے جتنی 10 گھنٹے کی ایک مسافر بردار پرواز۔ برطانوی شہزادے ولیم نے تو کہا کہ ان ارب پتیوں کو چاہیے کہ پہلے زمین کو درپیش مسئلے حل کر لیں، پھر دوسرے سیاروں پہ جانے کا سوچیں۔ لیکن کم از کم جیف بیزوس تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا وقت بیزوس ارتھ فنڈ کو بھی دیں گے، جو ماحولیاتی تبدیلی اور وسائل کے بہتر استعمال پر کام کرے گا۔ لیکن خلا میں پہلا سیاح ہم جانتے ہیں 20 برس قبل $2 کروڑ دے کے گیا تھا، اور اس کا نام تھا ڈینس ٹیٹو۔ خلا کی سیاحت کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے پاکستان سے تعلق رکھنے والے اسپیس سائنٹسٹ ڈاکٹر یارجان عبدالصمد سے، جو کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور یورپین اسپیس ایجنسی کے منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر یارجان، بہت شکریہ ویو 360 میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایلان مسک نے کہا کہ ان کی کمپنی اسپیس ایکس جو ہے وہ سال کی 395 اسپیس ٹورزم فلائٹس چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیں کہ کیا حاصل ہو سکتا ہے اسپیس ٹورزم سے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، انسان اپنی تسکین خلا میں ڈھونڈتا ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، اور یہی تسکین ڈھونڈنے کے لیے گیلیلیو نے اپنا پہلا ٹیلیسکوپ بنایا تھا، پھر نیوٹن نے اس کو آگے بڑھایا، تو اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلا کی جو ریسرچ ہے وہ کہاں تک جا رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے اور اس چیز کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اسپیس ٹورزم سے فائدے بہت ہوں گے۔ میں جو سب سے بڑا فائدہ دیکھتا ہوں، میں سائنسی ٹیکنالوجی کو، اسپیس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہوں، کیونکہ جب ایک نیا اکانومی اسٹریم آئے گا اس طرح کے ٹورزم سے، تو اس کا فائدہ بہت ساری جگہوں پہ ہو سکتا ہے، اور اس میں سے ایک ریسرچ ہے کہ اسپیس کی جو ریسرچ ہے وہ آگے بڑھے گی اور اس کو بہت زیادہ ہم تیزی سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اسپیس کی ریسرچ صرف اسپیس کے لیے نہیں ہوتی ہے، اسپیس کی ریسرچ سے ہم بہت سارے ٹیکنالوجیز جو آج کل ڈیولپ ہو رہے ہیں اسپیس کے لیے، وہ کراس کٹنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استعمال زمین پر بھی ہے، اور بلکہ بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو اسپیس میں لانچ کی گئی ہیں اور پھر ان کا فائدہ سیدھے سیدھے ہمارے زمین کو ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال موسمیاتی سیٹلائٹس ہیں، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایک نیا اکانومی اسٹریم کریٹ ہوتا ہے
जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी या बाकी जो इस तरह की स्पेस एजेंसी हैं जिन्होंने ज़ीरो ग्रेविटी के जो फ्लाइट्स हैं वो मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे से वो बेच रहे हैं और उसी वजह से लोगों उसी पैसे को वो इस्तेमाल करके फिर रिसर्च में लगाते हैं। अच्छा, तो यानी बुनियादी तौर पे इनोवेशन और इकॉनमी दो चीज़ें हैं जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है। एक तो यही अमीर अफराद जो तहकीक पे पैसा खर्च कर रहे हैं, इससे इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा, जिस तरह आपने कहा कि फिर ये टेक्नोलॉजी ज़मीन पे भी इस्तेमाल होगी। और हमने देखा भी है कि बैटरीज़ और फ्यूल जिस तरह के डेवलप हो रहे हैं वो आगे चल के इंसानियत को हो सकता है कि उनसे फ़ायदा हो। फिर क्या ये जो तनकीद शहज़ादा विलियम ने हाल ही में की कि पहले ज़मीन की फ़िक्र करें फिर दूसरे सैयारों पे जाने का सोचें, बहुत से लोग इससे इत्तफ़ाक़ तो करते हैं, लेकिन हामी जो हैं उनका यही कहना है कि जी जब आप स्पेस में जाते हैं तो आपको एक नया नज़रिया मिलता है ज़मीन के बारे में भी। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी हद तक तो उनकी तनकीद से इत्तेफाक करता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको चीज़ों को एक इतने वाइड एंगल से नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा उसको हमें फोकस करने की ज़रूरत है। हमें इस बात को फोकस करने की ज़रूरत है कि जो पैसा वहाँ से, जो रेवेन्यू स्ट्रीम वहाँ से जनरेट होगा, उसको रेगुलेट कैसे किया जाए, वो कहाँ खर्च हो रहा है, वो कैसे मसलों में, कैसे मुद्दों में खर्च हो रहा है। तो प्रिंस विलियम एक सियासतदान है, उनकी बात बिल्कुल बजा है, तो उनको सियासत और उनको ऐसी पॉलिसीज़ पे काम करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ पे बात करनी चाहिए जो कि एक रेगुलेशन बनाएं कि स्पेस से जो इकोनॉमी हो, स्पेस की जो रिसर्च आगे बढ़ रही है, स्पेस की जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उसकी टूरिज़म से जो पैसा आएगा वो खर्च कहाँ होगा। तो मुझे लगता है वो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो इन जनरल स्पेस टूरिज़म के अगेंस्ट तो नहीं है। अच्छा, आपने रेगुलेशन की जैसे बात की, एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि एक तरफ जो स्पेस ट्रैवल है और ख़ासतौर पे स्पेस टूरिज़म जो है, इसके सपोर्टर्स कहते हैं कि इससे ताउन भी मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान बढ़ता है। और इसकी एक मिसाल ये दी जाती है कि कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अमेरिकन और रशियन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो मिल के काम करते हैं, जबकि ज़मीन पे हम जानते हैं ये दोनों मुल्क एक दूसरे के हरीफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उठाया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से बहुत बड़े मसले भी खड़े हो सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको बिल्कुल उलट देखता हूँ, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि कौमों में हम आहंगी पैदा होती है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि स्पेस की जो रिसर्च है उसमें सब इकट्ठे हैं। अगर आप यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मोटो देखें तो वो अपने आप को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसी तरह नासा भी ख़ुद को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहती है। उनके अपने रिसर्च ज़ाहिर है बहुत सारे सिक्योरिटी रिलेटेड और बहुत सारे बहुत ही सेफ रिसर्च हैं जो हर किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन इन जनरल जो पैशन है वो एक ग्लोबल पैशन है स्पेस का। तो मुझे लगता है कि उससे हम आहंगी पैदा होती है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, देखें, जब स्पेस की रिसर्च में हम आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे वहाँ पर, तो उस टेक्नोलॉजी से मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटीज़ है, नेशनल सिक्योरिटी, उनको ज़्यादा बल्कि रोबस्ट बनाया जा सकता है। ऑल राइट, डॉक्टर यारजान अब्दुल समद हमारे साथ थे कैम्ब्रिज यूके से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया आपका। और आपको यहाँ बताती चलूँ कि अब तक खला में जाने वाले बुजुर्ग तरीन शख्स हैं अदाकार विलियम शैटनर। उनकी उम्र 90 बरस है। उन्होंने 60 की दहाई में मारूफ अमरीकी टीवी सीरीज स्टार ट्रेक में कैप्टन कर्क का किरदार अदा किया था, जिसके लिए वो आज भी मशहूर हैं। उस सीरीज़ ने खला के बारे में बहुत से लोगों में तजस्सुस पैदा किया था। शैटनर को भी जेफ बेजोस की कंपनी ने ही खला में भेजा। ज़मीन पर कदम रखने के बाद विलियम शैटनर ने बहुत जज्बाती अंदाज में जेफ बेजोस को बताया कि मसनूई सेट के मुकाबले में असल खला का सफ़र उनके लिए कैसा था। नीचे देखते हैं और सब नीला होता है और ऊपर सब स्याह। ऐसा लगता है जैसे एक तरफ धरती माँ की गोद है और वहाँ क्या वो मौत है? पता नहीं, पर क्या मौत ऐसी होती है? एक लम्हे में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे लिए ये बहुत जज्बाती तजुर्बा था। तो अगर आप भी ऐसा महसूस करना चाहते हैं तो वर्जिन गैलेक्टिक अपने रॉकेट पे सफ़र के टिकट फ़रोख्त कर रही है। खला को छू कर आने की कीमत है सिर्फ $4.5 लाख। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का।
ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान के लिए अमेरिका के नए नामजद करदा सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम कौन हैं, ये जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। इसके अलावा अहम खबरें और दिलचस्प वीडियोस आपको मिलेंगी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। facebook.com/VOA उर्दू का पेज फॉलो करते रहिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। इस हफ्ते आलमी यौम खुराक की मुनासबत से हम आपके लिए खुसूसी रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान के शहरी इलाकों में लोग अब अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए देही इलाकों की तरह घरों में जानवर पाल रहे हैं। आज सिंपली अमेरिका में फ़ायज़ा बुखारी बता रही हैं कि अमरीकी शहरों में मकबूल होते कम्युनिटी गार्डन्स के बारे में, जहाँ लोग सब्जियाँ, फल और फूल खुद उगा रहे हैं ताकि अपनी और दूसरों की जेब पे बोझ कुछ कम कर सकें। वेलकम टू सिंपली अमेरिका। बहुत से बड़े और गुंजान आबाद शहरों में अक्सर जगह की कमी बागबानी के शौक़ की राह में हायल हो सकती है। तमाम इसका एक दिलचस्प फल मौजूद है और वो हैं कम्युनिटी गार्डन्स। ये शहरों, मज़ाफ़ात या देहातों में मखसूस की गई वो जगह हैं जहाँ किसी कम्युनिटी के लोग मिलकर फल, सब्जियाँ और दूसरे फूल पौधे लगा सकते हैं। दुनिया भर में कम्युनिटी गार्डन्स मुख्तलिफ मकासद के लिए कायम किए जाते हैं। साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मुताबिक ऐसे बागात का बड़ा मकसद कम्युनिटी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना है। मैं रियासत वर्जीनिया के इलाके अलेक्जेंड्रिया में वाक़ डेल स्ट्रीट कम्युनिटी गार्डन में मौजूद हूँ। इसका मकसद क्या है और ये किस तरह से काम करता है, आइए जानते हैं। डेल स्ट्रीट गार्डन 2018 में बनाया गया था, लेकिन इसकी मंजूरी में 7 साल लगे थे। इसका मकसद एक ऐसी जगह फराहम करना था जहां कम्युनिटी को ऐसा लगे कि उसका खैर मकदम किया जा रहा है, जहां पड़ोसी एक दूसरे को जानकर और मिलजुल कर सरगर्मियों में हिस्सा लें। इससे न सिर्फ जराइम कम करने में बल्कि खुराक पैदा करने, सेहतमंद खाने की आदत डालने, मिल बांट कर खाने और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने में भी मदद मिलेगी। गार्डन मैनेजर जोडी के मुताबिक यहाँ मुख्तलिफ साइज के 42 प्लॉट्स हैं, जिन्हें हासिल करने की सालाना फीस कम से कम $60 है। बागबानी का सीजन मार्च से नवंबर तक होता है। फाजिल सब्जियाँ मकामी फूड बैंक्स के जरिए जरूरतमंद अफराद के लिए अतिया की जाती हैं। अहम दिनों की मुनासिबत से तकरीबात और योगा का इनेकाद भी किया जाता है। मेलेनी यहाँ फूलों की अफजाइश के लिए काम करती हैं। मुझे बागबानी बहुत पसंद है। मैंने बागात की ज़िबाइश और डिज़ाइन करने की तालीम हासिल की है। किसी ऐसी जगह का मिल जाना जहाँ सूरज चमकता हो और मैं सचमुच कुछ उगा सकूं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अमेरिका में कम्युनिटी बाग और पार्क्स बनाने के लिए कोशा इदारे द ट्रस्ट फॉर पब्लिक लैंड के मुताबिक अमेरिका के 100 बड़े शहरों में 29,000 से जायद कम्युनिटी गार्डनिंग के लिए प्लॉट्स मौजूद हैं और 2012 के बाद से इनकी तादाद में 44% इजाफा हुआ है। 2000 से जायद कम्युनिटी गार्डन्स की नुमाइंदा तंजीम अमेरिकन कम्युनिटी गार्डनिंग एसोसिएशन की सदर कैथी वॉकर ने अमेरिका में इनकी तारीख और अहमियत पर बात की। पहला कम्युनिटी गार्डन 19वीं सदी के अवाइल में जंग अजीम के नतीजे में लोगों पर दबाव को कम करने में मदद के लिए बनाया गया। ये महसूस किया गया कि कम्युनिटी के साथ रवाबित से जरूरतमंद खानदानों की मदद की जा सकती है। हमें कम्युनिटी बागात इसलिए चाहिए कि वो खानदानों और पड़ोसियों का पेट भरने में हमारी मदद करते हैं। उनसे माहौल बेहतर होता है। ये लोगों के लिए सलामती के साथ इकट्ठा होने का मुकाम है। कम्युनिटी गार्डन सिर्फ पौधों की अफजाइश के लिए नहीं, बल्कि ये लोगों को यकजा करने के लिए भी है। फितरत आपकी जिल्द का रंग नहीं देखती, हम सब बराबर हैं और इन बागात में आपको कोई दोस्त जरूर मिल जाता है। इन कम्युनिटी बागीचों के दरवाजे लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। बागबानी का इरादा ना भी हो तो शाम का लुत्फ उठाने के लिए बेंच पर बैठकर यहाँ मौजूद लाइब्रेरी से लेकर कोई किताब पढ़ लीजिए। पुरसकून सी गली में घरों के दरमियान बनाया गया डेल स्ट्रीट गार्डन यहाँ रहने वालों को एक दूसरे से करीब लाने की एक छोटी सी मगर अहम काविश है। तो आपने देखा कि अगर शौक और जज्बात दोनों हों तो किसी भी जगह को गुलजार बनाया जा सकता है। न सिर्फ फूल, फल और सब्जियां उगाने का मौका मिलता है, बल्कि फितरत से कुर्बत का और कम्युनिटी की तामीर का भी। क्या आपने कभी बागबानी की है? ये था इस हफ्ते का सिंपली अमेरिका फ़ायज़ा बुखारी के साथ। और कम्युनिटी गार्डन से अब हम चलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी या काबिल तजदीद तवानाई के एक मरकज़ में। और ये किसी बैन अक़वामी लेबॉरेटरी या मल्टी नेशनल कारखाने में नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल में है, जहाँ तालिब इल्म सिर्फ माहौल दोस्त इक़दामात के बारे में पढ़ नहीं रहे, बल्कि उनका अमली मुज़ाहरा भी कर रहे हैं।
یہ طلباء اپنے دوسرے ہم عمر ساتھیوں کے مقابلے میں شاید زیادہ جانتے ہیں کہ انسان ہر روز کتنی توانائی استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہیوون ویل ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں جس میں قابل تجدید توانائی کا ایک مرکز موجود ہے جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ چھوٹا اسکول در حقیقت حیرت انگیز کام کر رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ توانائی کی بچت کتنی اہم ہے اور دنیا کتنی اہم ہے۔ ان سائیکلوں کے ذریعے قابل تجدید توانائی کے وسائل کو عملی استعمال میں لایا جاتا ہے جنہیں چلانے سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور کچھ تازہ ڈونرز کا وعدہ انہیں سائیکل چلانے کے لیے تحریک دینے کے لیے کافی ہے۔ اس سے نہ صرف ڈیپ فرائرز کو چلانے کے لیے توانائی ملتی ہے بلکہ اس سے کمیونٹی میں تبدیلی بھی آ رہی ہے۔ اس منصوبے میں شامل مائیکل فیوئنگز اپنے گھر کی ہر چیز کو شمسی توانائی اور گھریلو ساختہ پن بجلی سسٹم سے توانائی فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربے سے جو کچھ سیکھا ہے وہ ان نوجوانوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ اس سے قابل تجدید توانائی اور توانائی کے زیادہ مؤثر استعمال کے بارے میں آگہی بڑھی ہے اور کمیونٹی کو اس قسم کی ٹیکنالوجی پر کام کا حصہ بنانے کے لیے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ ادھر ہیوون ویل ہائی اسکول میں دوبارہ قابل استعمال توانائی کی بدولت 2017 سے توانائی کے اخراجات میں 40,000 آسٹریلین ڈالر سے زیادہ کی بچت ہوئی ہے، اور ایک ایسی دنیا میں جہاں فیصلے بالغوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، توانائی کا یہ مرکز طلباء کو ایک مقصدیت اور اپنے مستقبل پر کنٹرول کا ایک نیا احساس دے رہا ہے۔ میں بجلی کے بارے میں اپنی تکنیکی معلومات اور بچوں کو سکھانے کا شوق رکھتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ موسمیاتی تبدیلی اور دوبارہ قابل استعمال توانائی کے مستقبل اور اس سے ہم سب کا مستقبل کیسے بہتر ہوگا، اس بارے میں ہم بچوں کو بنیادی سمجھ بوجھ فراہم کر سکے ہیں۔ زائد یعنی انرجی ہب کا حصہ بننے سے مجھے یقینی طور پر یہ محسوس ہوا ہے کہ میں کچھ کر رہی ہوں۔ میں ایک ایسی تبدیلی کا حصہ ہوں جس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ میں دنیا کے بارے میں زیادہ پریشان اور مایوس نہ ہوں۔ اور یہ اطمینان عائشہ فشر اور دوسرے طلباء کے لیے قابل تجدید توانائی پر کام کی کامیابیوں کا حصہ ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ برطانوی میوزک بینڈ کول پلے کا اگلے سال کانسرٹ ٹور بھی گرین ہونے والا ہے، سبز رنگ کا نہیں، ماحول دوست۔ اس میں ایک ایسا فرش بچھایا جائے گا کہ جب لوگ اس پر کودیں یا ڈانس کریں تو ان کی حرکت سے پیدا ہونے والی توانائی سے بجلی بنائی جائے گی، اور ہر ٹکٹ کی فروخت پر بھی کول پلے ایک درخت لگائے گا۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔ سر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔ آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔ میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، چترا ڈار، جیتی آرانی، مرتضیٰ زہری۔ ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ آج ویو 360 میں ہم نے خلا کی سیاحت پر بات کی۔ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ لاگ ان کیجیے، اپنے کامنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے، آپ کو بہت سا دلچسپ کانٹینٹ ملے گا۔ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔